हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक बाइट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के क्वेश्चन एंड आंसर। चलो फिर विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो हमें बताने हैं वो कौन से दो मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दो फैक्टर कौन कौन से हैं? टेम्परेचर और रेनफॉल। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो हमें लैंड डिग्रेडेशन के कोई भी दो कारण बताने हैं। ओके, तो द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड डिफोरेस्टेशन आर द टू मेन रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन। तो दो कौन कौन से कारण है? केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज करना और डिफोरेस्टेशन, मतलब लगातार जो हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, ये दो कारण है जिससे वजह से क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। तो जो पॉपुलेशन है जो कि तेजी से बढ़ती जा रही है और उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी कुछ नीड्स भी हैं, जरूरत है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो फॉरेस्ट कवर है वो बहुत ही तेजी से डिस्ट्रक्ट करता जा रहा है फॉरेस्ट कवर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। तो लैंड को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? लैंड इज कंसिडर्ड एज एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स एज इट प्रोवाइड्स हैबिटेशन टू अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना। तो लैंड को बहुत इंपॉर्टेंट ज्यादा रिसोर्स क्यों माना जाता है? क्योंकि ये क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेशन, यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड करता है। किसको? फ्लोरा और फोना को। तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको क्या बोला जाता है? फ्लोरा। और उसमें वहां पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं उन्हें बोला जाता है फोना। तो उनको क्या प्रोवाइड करता है? हैबिटेशन, यानी कि रहने की जगह प्रोवाइड करता है। ऑल्सो यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेस एंड रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज। और ह्यूमंस के द्वारा भी बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि खेती करने के लिए, घर और रोड बनाने के लिए, अपनी इंडस्ट्रीज वगैरह को सेट करने के लिए भी लैंड का यूज किया जाता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम एनी टू स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें बताने हैं ऐसे दो स्टेप जो कि किसने लिए हैं? गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। क्या करने के लिए? प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट अवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो क्या क्या बनाया गया है? वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं और बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं। सेकंड स्टेप क्या लिया है गवर्नमेंट ने? अवेयरनेस प्रोग्राम लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड ट्री प्लांटेशन, वनो महोत्सव आर ऑर्गेनाइज टू कंजर्व फॉरेस्ट विच आर वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। तो और क्या किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? अवेयरनेस प्रोग्राम क्या किए जाते हैं? ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि वन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें क्या जाता है? ट्री प्लांटेशन, यानी कि पेड़ लगाए जाते हैं। इससे क्या होता है? हमारे नेचुरल जो रिसोर्स है उसको कंजर्व करने के लिए लोगों को अवेयरनेस मिलती है, जागरूकता फैलती है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। तो हमें 3 तरीके बताने हैं क्या करने के? वाटर को कंजर्व करने के लिए। तो 3 तरीके क्या क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब हम जो बारिश का पानी होता है उसे बचा के रख सकते हैं और अपने कामों के लिए यूज कर सकते हैं। इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर एंड अदर वेजिटेशन टू स्लो द सरफेस रन ऑफ। तो हमें क्या, और दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं हम? जो फॉरेस्ट कवर है, यानी कि हमें पेड़ पौधे वगैरह को बढ़ाना होगा और ज्यादा से ज्यादा लगाने होंगे, वेजिटेशन भी बढ़ाना होगा, जिससे क्या होगा? जो सरफेस का रन ऑफ है, वाटर जो बह जाता है वो बहेगा नहीं। पेड़ पौधे होते हैं ना आसपास, तो वो क्या करते हैं? वाटर वहीं का वहीं जमीन में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, reducing the loss of water in irrigation and shifting to less water intensive methods of agriculture। तो हमें इरिगेशन में जो वाटर वेस्ट होता है ना उसको कम करना चाहिए, ऐसे मेथड यूज करने चाहिए इरिगेशन में, यानी कि सिंचाई करने के लिए, जिससे जो पानी है वो डायरेक्टली उस पे ही जाए, क्रॉप पर जाए। टिक द करेक्ट आंसर। तो जो इसमें से राइट है उसे हमें टिक करना है। ओके, तो फर्स्ट क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। तो टाइम तो होता है सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर, ऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ऑर्गेनिक मैटर की वजह से डिसाइड होता है कि सॉइल कितनी ज्यादा फर्टाइल होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉइल टेक्सचर। सॉइल फॉर्मेशन का कोई फैक्टर नहीं होता है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? तो जो steep slope होते हैं जैसे पहाड़ है, इन ये इसे बोलते हैं steep slope, ठीक है। तो इन steep slopes पे soil erosion को रोकने के लिए सबसे अच्छा मेथड कौन सा है? तो टेरेस कल्टीवेशन सबसे अच्छा मेथड है। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not in favor of the conservation of nature? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा नेचर को कंजर्वेशन के फेवर में नहीं है। तो फर्स्ट, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज। तो जब बल्ब को बंद कर देना चाहिए हमें, जब वो हमारा मतलब हमें लाइट की जरूरत नहीं है तो हमें उसे ऑफ कर देना चाहिए। तो ये तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। लैंड यूज, लैंड का मतलब अच्छी तरीके से यूज करना है, यानी कि प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। तो फर्स्ट को हम मैच करेंगे सी से। सेकंड है ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है बच्चा? जो सॉइल की जो टॉप लेयर होती है ऊपर की, जो उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है उसी को क्या बोला जाता है? ह्यूमस बोला जाता है। तो सेकंड को किससे मैच करेंगे हम? डी से। रॉक डैम्स, रॉक डैम्स क्या करती हैं? सॉइल इरोजन को होने से प्रिवेंट करती हैं। तो थर्ड को हम मैच करेंगे ए से। फोर्थ है अरेबल लैंड। अरेबल लैंड बेटा उस लैंड को बोलते हैं जो कि खेती करने के लिए सुइटेबल होता है, यानी कि फर्टाइल लैंड होता है। तो फोर्थ को मैच करेंगे हम बी से। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमें बताना है ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उनके सामने उनका रीजन भी लिखना है कि वो ट्रू क्यों है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट है गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियां है ना, जो उसके आसपास का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा लोग रहते हैं वहां पे। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? तो हाँ बेटा ये स्टेटमेंट ट्रू है। और ट्रू क्यों है? रिवर वैली एंड प्लेन्स ऑफन ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। तो जो भी रिवर वैली होते हैं, जो नदियों के आसपास का एरिया होता है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल होता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ओवर पॉपुलेटेड होता है, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। तो जो वाटर की अवेलेबिलिटी हमारी इंडिया में जो पर पर्सन है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन होती जा रही है। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसका रीजन क्या है? तो वाटर इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस, फ्रेश वाटर इज अ स्कार्स रिसोर्स। तो जब हालांकि वाटर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में अवेलेबल है, इसलिए वो एक स्कार्स रिसोर्स है। मतलब समुद्रों में पानी तो बहुत है, लेकिन जो फ्रेश वाटर होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं अपने काम के लिए वो बहुत ही ज्यादा कम है। वाटर अवेलेबिलिटी इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के बहुत सारी जगहों में वाटर अवेलेबिलिटी एक बहुत ही ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है ड्यू टू द वेस्टेज ऑफ वाटर, डिफोरेस्टेशन एंड द पॉल्यूशन एंड डिप्लीशन ऑफ फ्रेश वाटर रिजर्व्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज फास्ट डिक्लाइनिंग। ऐसा किस वजह से है वाटर की प्रॉब्लम? क्योंकि हम वाटर को बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं, डिफोरेस्टेशन होता जा रहा है, पॉल्यूशन, और जो फ्रेश वाटर कवर है वो धीरे धीरे करके डिप्लीट होता जा रहा है इस वजह से। ओके, नेक्स्ट है rows of trees planted in coastal areas to check the wind movement is called intercropping। तो जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के मतलब बीच वाले एरिया नहीं होते, समुद्र के आसपास के जो एरियाज होते हैं वहां पे प्लांट की एक रो बना के लगाई जाती है, सॉरी पेड़ों की ऐसे लाइन से लगा दिए जाते हैं दोनों तरफ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे पेड़ लगा दिए, यहाँ पे भी लगा दिए इस वाली लाइन में, ठीक है, विंड को रोकने के लिए। मतलब वहां पे बहुत ज्यादा हवाएं चलती है ना, तो विंड की मूवमेंट को थोड़ा रोकने के लिए वो इस पेड़ों की वजह से वो थोड़ी स्लो हो जाती है। तो क्या इस मेथड को इंटरक्रॉपिंग बोला जाता है? स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। उस मेथड को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है शेल्टर बेल्ट्स। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। तो ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है क्लाइमेट के चेंज में, क्या उससे इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है? तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। क्योंकि क्लाइमेट चेंज और जो ह्यूमन की इंटरफेरेंस है उसी की वजह से क्या हो रहा है? नेचुरल हैबिटेट का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसकी वजह से वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते हैं, वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको सभी क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।